ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश के जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए, उसके ग्रामर पोर्शन को यहाँ पर मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें ग्रामर पोर्शन में जो चीज़ें आई हुई हैं कंप्लीट पेपर के अंदर, इसके सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सब सेक्शन 4 हमारा ग्रामर होता है सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर हमारे 4 सब सेक्शन बने होते हैं, सब सेक्शन 1, 2, 3 और सब सेक्शन 4 होता है। तो सब सेक्शन 4 में हमारे पास ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन 13 हमारे पास होता है चेंज द नरेशन करना। नरेशन से मुराद ये होती है कि आपको जो डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट को आपको कन्वर्ट किस में करना होता है, उसके अंदर इनडायरेक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है द मैनेजर सेड टू द कस्टमर गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ठीक है, अब चूँकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसके नरेशन का तरीका क्या होता है कि हम ये रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे पास होता है, दिस इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अब गेट आउट जो हमारे पास है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं, दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि मैनेजर ने कस्टमर से कहा कि मेरे ऑफिस से निकल जाओ। अब असल में ये ऑर्डर दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑर्डर है ये। तो ए ऑप्शन इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा कि द मैनेजर। अब उसने चूँकि हुक्म दिया तो सेट तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द पियून। और इम्पेरेटिव में क्या करते हैं, सॉरी कस्टमर को ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर्ड द कस्टमर। उसके बाद कॉमा हटेगा, कॉमा की जगह पर हम टू लगाते हैं, टू गेट आउट ऑफ। अब माई जो आ गया ना, माई हमारे पास एक प्रोनाउन है और माई प्रोनाउन है हमारे पास कौन से पर्सन का भी, फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द मैनेजर। तो ये जो माई है ये चेंज हो जाएगा मैनेजर से। आपको मैनेजर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि आइदर ये ही है या फिर ये शी है। मान लेते हैं ही, इसको मान लेते हैं। और माई जो है वो पॉजिटिव केस है, जैसे कि मेरा। तो ही का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है हिज। तो गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ये। सेकंड उसके बाद है बी है, ही सेड द अर्थ इज़ राउंड। अब ये एक हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, द अर्थ इज़ राउंड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एक सादा जुमला है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, बस ही सेड इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेट टू होता है तो उसको टोल्ड बना देते हैं, लेकिन सेट टू नहीं होता तो सेट को सेट छोड़ देते हैं। कॉमा हटाएंगे तो कॉमा हटाकर इसकी जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद द अर्थ इज़ राउंड। अभी जो सेंटेंस हमारे पास बच्चे हैं, दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, वी डोंट यूज़ एनी, वी डोंट चेंज द टेंस। हम टेंस चेंज नहीं करते, हम तो वैसे ही छोड़ देंगे उसको कि द अर्थ इज़ राउंड। इसको वॉज राउंड नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉमन ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। सही है। उसके बाद सी है, रज़ा सेड आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस में आ रहा है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारे पास जो है वो असर्टिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सादा जुमला है। ये हो जाएगा कि रज़ा सेड दैट। अब आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ रज़ा है तो हम सपोज कर लेंगे कि ही है। ठीक है, दैट ही। इसके बाद मस्ट है। मस्ट हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड है। मस्ट को हमेशा हम किस में चेंज कर दें, मस्ट हमेशा हैड टू में चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो दैट ही हैड टू अरेंज a couple of things। सही है भाई, तो ये इस तरह से चेंज हो गया। डी है, शी सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब यहाँ बी क्वाइट है। बी जो हमारे पास आ रही है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शी सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा खामोश रहो और मेरी बात सुनो। तो ऑर्डर कर रही है शी यहाँ पर, तो डी ऑप्शन है। तो शी ऑर्डर्ड। उसके बाद कॉमा हटेगा तो टू आएगा, दैट नहीं आएगा चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस दोबारा से आ गया। तो ये सेंटेंस अगेन हमारे पास हो गया इम्पेरेटिव। तो ये हो गया शी ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब माई फर्स्ट पर्सन है
और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो जाता है भाई? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर शी है तो हर आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो लिसन टू, ठीक है भाई। तो शी ऑर्डर्ड हर टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर, आगे क्या हो जाएगा? वर्ड्स, ठीक है। समझ में आ गई बात ये डी वाली। उसके बाद ई लास्ट हमारे पास क्या है? शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यू कैन सी हियर इज अ क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है दिस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास बेटा यहाँ पर मौजूद है, दिस इज इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटेरोगेटिव में सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी। अब कॉमा हटेगा तो इसमें दैट वगैरह नहीं आएगा, चूँकि अब इंटेरोगेटिव तो है लेकिन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये हमारा होता है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास। और उसमें क्या करते हैं, ये कि WH वर्ड वैसे ही लिख देते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट, और व्हाट के बाद अब यहाँ पर आर यू डूइंग नाउ है ना, आर को आप यू के बाद ले जाएंगे, उसको अफर्मेटिव बना देंगे तो व्हाट यू आर डूइंग नाउ हो जाएगा। और यू हमारे पास कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किससे चुनता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी है, तो मी के लिहाज से अब ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। तो व्हाट आई एम, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में। तो व्हाट आई वॉज डूइंग। उसके बाद नाउ है, नाउ एक्स्ट्रा वर्ड है, नाउ किस में चेंज हो जाता है? देन में। तो शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अगर से डायरेक्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बट जब इनडायरेक्ट नरेशन हम बताते हैं तो क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप से चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गई सारी? तो किस तरह से हमने इसको बनाया, किस तरह से चेंज किया, तो मसला। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 13। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसेक्शन 4 में होगा वो नरेशन का होगा। इसके बाद क्या होगा हमारा? चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव आता है आपको? अच्छा, तो वॉइस भी देख लेते हैं फिर, ठीक है, कि एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरह से बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दैट इज चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस। अब ये चेंज द वॉइस हमारे पास, इसी को हम लोग जो है वो एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। अब एक्टिव और पैसिव दो तरह के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं ना भाई। एक तो एक्टिव, एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। दिस इज अ पैटर्न फॉर एक्टिव वॉइस। अब अगर हम इस एक्टिव वॉइस को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू पैसिव वॉइस, तो अब क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट पहले ले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, चेंज होकर चेंज हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। ये हमारा होता है, ठीक है। मतलब ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न या पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, चेंज हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट। अब इसी पैटर्न पर बनाना है। फर्स्ट है ही हैज़ टू परचेज अ कार। ही हैज़ टू परचेज अ कार। अब यहाँ पर ही जो हमारे पास है दिस इज सब्जेक्ट। हैज़ टू हमारे पास जो पूरा आ गया ये मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कह लें आप इसको। यहाँ पर हैज़ टू जो है ना पूरा ये मॉडल वर्ब है, इसको मॉडल वर्ब कहेंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड होता है, वैसे ही हैज़ टू है। परचेज वर्ब है और आकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा आकार। उसके बाद हैज़ टू लगा हुआ है ना, तो फिर ये हैज़ टू बी, मतलब मॉडल वर्ब के बाद क्या करते हैं? बी लगा देते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। आकार हैज़ टू बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी परचेज की, ये हो जाएगा परचेज बाय। उसके बाद ही है, एंड में चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये हिम। तो आकार हैज़ टू बी परचेज बाय हिम। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बना। सेकंड है लेट हर राइट अ पोम। अब इसमें क्या होगा? किस तरह से लेट वाले जुमले किस तरह से बनते हैं? ये बन जाएगा लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, अ पोम, उसके बाद बी आ जाएगा, यस, राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाय, उसके बाद हर। ये आपका कंप्लीट हो गया ये पैसिव वॉइस में। वाई डिड यू हेल्प हर, इसको बनाना है तो उसमें वाई को ऐसे वाई लिख दो, उसके बाद हर पहले आ जाएगा, वाई शी। डिड जो है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा।
पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, तो डिड वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। वाई वॉज इस तरह से होना चाहिए, वाई वॉज शी, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय और सब्जेक्ट एंड में चला गया तो फिर यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हु डिड दिस। अब ये हु जो है ना हु चेंज हो जाता है WH इंटरोगेटिव में। हु चेंज किस में हो जाता है? बाय होम, बिल्कुल। तो बाय होम, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा दिस, क्या पहले डिड है ना, डिड को चेंज कर दिया वॉज, सॉरी हु डिड दिस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यस। बाय होम वॉज दिस, उसके बाद डिड की थर्ड फॉर्म डन, बाय होम वॉज दिस डन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है समवन किल्ड द क्रिमिनल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारे पास दैट इज द क्रिमिनल, द क्रिमिनल वॉज, उसके बाद किल की थर्ड फॉर्म किल्ड रहती है बाय समवन, ठीक है। इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया, तो क्रिमिनल वॉज किल्ड बाय समवन, ठीक है। और मैं तो ये एक्टिव पैसिव के जो 5 क्वेश्चन है मॉडल पेपर में आए हुए, तो वो मैंने इसको सॉल्व कर दी, ईजी है। मतलब आपको बस ये पैटर्न पता होना चाहिए जिस पैटर्न से मैंने आपको इसको करवाया है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल लेक्चर सब देखेंगे वॉइस के अंदर, तो फिर वहाँ पर बात करेंगे। अभी तो मैं जस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ आपको मॉडल पेपर। क्वेश्चन 15 उसके बाद क्या आता है बेटा, स्पॉट द एरर एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कि आप क्या करें बच्चों कि आप जो है वो स्पॉट करें एरर को, निशानदेही करें एरर की। स्पॉट मतलब होता है निशानदेही करना, कि आप ढूंढें कहाँ पर एरर है और साथ में जो एरर ढूंढे भी और उसको करेक्ट भी करें। वर्ब प्रेपोजिशन एडजेक्टिव, इनके एरर्स हमारे पास हैं, ये तो वर्ब का मसला होगा या प्रेपोजिशन का या एडजेक्टिव का। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ही डज हिज होमवर्क एट द आफ्टरनून। यस, यहाँ प्रेपोजिशन मिस्टेक है, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशनल मिस्टेक है। आफ्टरनून से पहले एट नहीं आता, इन आता है। यस, ये होना चाहिए था कि ही डज हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून, तो ये करेक्ट करके आपको उसको लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ? यस, बिल्कुल सही बात है। प्रेपोजिशन मिस्टेक है सेकंड वाले में, क्यों? चूँकि ऑन के बजाय एट आता है क्लॉक टाइम से पहले। ये हो जाएगा, बी हो जाएगा कि द लैम्प विल बी लिट एट 8 PM। थर्ड है शी क्लीन हर रूम एवरी डे, वो रोज़ाना अपने घर कमरे को साफ करती। क्लीन्स हर रूम, बिल्कुल यहाँ पर वर्ब की मिस्टेक है बच्चों, सही देखा आपने। क्लीन नहीं होना चाहिए, क्लीन्स होना चाहिए, क्योंकि ही शी एंड सिंगुलर नेम आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे, वो रोज़ाना अपने कमरे को साफ करती है। यस, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, फिर वर्ब का मसला यहाँ पर आ गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो मेक के बजाय क्या मेड होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो कितने आसान है, आपको पहले से आते हैं ये, तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि दे हैव मेड, और यही मॉडल पेपर में आया हुआ है, मतलब इसी तरह का पेपर आएगा ऑन देयर बर्थडे। यस, बिल्कुल। ई में जो हमारे पास मसला यहाँ पर आया है वो मिस्टेक किसकी आई है? वो एडजेक्टिव की मिस्टेक आई है कि माई बेड इज़ मोर बिग देन माई डेस्क लिखा हुआ है ना, तो यस ये बिगर होना चाहिए था। ई हो जाएगा हमारे पास माई बेड इज़, मोर बिग नहीं होना चाहिए, मोर बिग नहीं होता कुछ भी, कंपैरेटिव डिग्री में बिगर लिखते हैं। माई बेड इज़ बिगर देन माई डेस्क। अगर समझ में, तो ये स्पॉटिंग एरर कहलाता है। एरर को स्पॉट करते हैं कि वर्ब, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशंस के मिस्टेक यहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद है। देखो मसला इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन 16 होता है डू एज डायरेक्टेड, मतलब ब्रैकेट में जो आपसे कहा जा रहा है वो काम आप कर दें। अब जो कह रहे हैं हमें ब्रैकेट में वो सब हमें करना है इसके अंदर। फर्स्ट है डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल पंचुएट। पंचुएट से मुराद पंचुएशन मार्क लगाने हैं, और आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में इसको लिखा गया है कि डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए
और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए। डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए था इसको। क्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था यहाँ पर। क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये पंक्चुएशन मार्क्स लगाने थे, ये नंबर मिल जाएंगे आपको। रीराइट करना पड़ेगा सेंटेंस को। यस, बी है इफ़ आई वर यू कंप्लीट द सेंटेंस। अभी जो सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है ये एक हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं कभी, दिस इज एक्चुअली अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जो इफ़ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको कंडीशनल कहा जाता है। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं: ज़ीरोथ कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब ज़ीरोथ कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगता है, प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आता है, फिर कॉमा आता है और दूसरा क्लॉज भी हमारा प्रेजेंट सिंपल का आता है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? पहला क्लॉज इफ़ के साथ तो प्रेजेंट सिंपल का आता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का, और दूसरा क्लॉज जो आता है वो हमारे पास आता है कॉमा के बाद फ्यूचर सिंपल का। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये वाला। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? इफ़ के साथ जो पहला क्लॉज आता है वो आता है पास्ट सिंपल का, और दूसरा क्लॉज आता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस केस में आता है। थर्ड कंडीशनल में इफ़ के साथ जो पहला क्लॉज आता है वो किस पे आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा क्लॉज जो आता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। ये हमारे पास सिंपल मैं बता रहा हूँ, है तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है कंडीशनल का। सुना होगा आपने कभी इनके बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ज़ीरोथ कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। अब इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई नहीं, अब वर्ब, तो ये असल में हमारे पास पास्ट सिंपल लगा हुआ है, तो ये सेकंड कंडीशनल है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता हूँ, सेकंड कंडीशनल हमारा क्या बताता है? अक्सर ये हमारे विश को शो करता है, इमेजिनरी सिचुएशन को शो करता है, इमेजिनेशन को। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, या अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, उसके बाद इस पैटर्न में कुछ भी जुमला आपने इस पैटर्न में लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ़ आई वर यू, आई वुड हेल्प हर, कुछ भी लगा सकते थे, फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसकी मदद करता। आई वुड गो टू स्कूल लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं, मर्जी होगी इसमें आपकी, कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। बस इस पैटर्न में लगना है, जो कि पास्ट सिंपल में वर्ब के सेकंड फॉर्म में लगा हुआ नहीं है, तो इस पैटर्न में आपको कोई भी सेंटेंस सोच के आपको इसमें फिट कर देना, ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो आसान है, ये आपको पता होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स है ना, अलग अलग। तो ये ए भी हो गया। सी है, माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, पुट द एडवर्ब यूजुअली इन द राइट प्लेस। यूजुअली एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है अमूमन, आमतौर पर। अब इसको राइट प्लेस पर, करेक्ट जगह पर इसको लगाना है। डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड, मेरा भाई अमूमन नहीं लिखता ख़त अपने दोस्तों को, बिल्कुल सही। तो यूजुअली यहाँ पर आना चाहिए मैं ब्रदर के बाद, मैं ब्रदर यूजुअली डजंट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, सही है। तो यूजुअली जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। आई यूजुअली गो टू स्कूल, आई ऑफन गो टू स्कूल, आई समटाइम्स गो टू स्कूल, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, ऐसे कहता है ना। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। डी, ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, ही इज केयरलेस, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस बताइए। अब बेटा कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, ये भी देख लो। अब देखो सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, शॉर्ट में बस मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये सब 1-1 घंटे का टॉपिक होता है। ठीक है, मुझे मेरा मकसद है कि सॉल्व कराना है मॉडल पेपर, तो कि आपको आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, इस साल आएंगे आपके पेपर में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बेटा सबसे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सिंपल सेंटेंस, एक हमारे पास कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, और एक हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या फ़र्क होते हैं तीनों के अंदर? हमारा जो सिंपल सेंटेंस है इसमें हमारा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है बस।
इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो मुकम्मल मायने देता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है भाई? जो कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे आई एम योर टीचर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। आई एम टीचिंग यू, दिस रूम इज बिग, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, यू विल गिव द एग्जाम्स। ये सब के सब सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये सब के सब एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आज़ाद हो, जो मुकम्मल मायने अकेले स्टैंड अलोन दे सके। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं बेटा? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो मजमुआ है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, फिर आएगा एक कंजंक्शन, फिर आ जाएगा एक और हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब कंजंक्शन यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा इसको हम लोग कहेंगे दिस कंजंक्शन विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? इनको कहा जाता है फैन वॉइस कंजंक्शन। फैन वॉइस कंजंक्शन। फैन वॉइस से क्या मुराद है? एफ से मुराद यहाँ पर है फॉर, ए से मुराद यहाँ पर है एंड, एन से मुराद यहाँ पर है नॉर, बी से मुराद यहाँ पर है बट, ओ से मुराद यहाँ पर है और, वाई से मुराद है येट और एस से मुराद है सो। ये हमारे पास कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनसे जुड़े होते हैं। अब देखो डी, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गई ना बात? यहाँ जो कॉम्प्लेक्स छोड़ दो, अभी कॉम्प्लेक्स का काम नहीं। फिलहाल मैंने सिंपल और कंपाउंड में फ़र्क आपको बताया। अब देखिए बेटा, दो सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एक ही कुड नॉट विन ए स्कॉलरशिप, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस। ही इज़ केयरलेस, वो लापरवाह है। ये दूसरा एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दोनों कंजंक्शन से नहीं जुड़े हुए। हमें कह रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजंक्शन यूज़ करने पड़ेगा। यहाँ से हम इसको हम हटा देंगे फुल स्टॉप को, और यहाँ पर कोई कंजंक्शन हम यूज़ कर लेंगे। अब वो स्कॉलरशिप नहीं हासिल कर सका, अब इन सब में से यहाँ पर क्या आएगा? वो देखो, ये आपके इनमें से कोई फॉर एंड नॉट बट और येट सो, इनमें से कोई एक चीज़ लगानी है। वो स्कॉलरशिप नहीं जीत सका, वो लापरवाह है, तो क्या आना चाहिए इसमें? पर बेस्ट क्या लग रहा है? फॉर। यहाँ पर फॉर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फॉर का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज के माने में आता है। बिल्कुल सही। तो ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप। अच्छा, एंड तो नहीं आ सकता, नॉर भी नहीं आ सकता, बट भी नहीं आ सकता, और भी नहीं आ सकता, येट भी नहीं आ सकता, और सो भी नहीं आ सकता। ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, सो इज नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है आपने, फॉर इज केयरलेस। समझ गए? अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है तो बस क्या करना है? फुल स्टॉप को हटाकर फैन वॉइस में से कोई एक कंजंक्शन लगा देना। इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम तो नहीं। मतलब परेशान नहीं होना कि ये सर ये क्या आ गया, कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो सीख लोगे तो आसान है। ई है, यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। इंसर्ट मॉडल वर्ब शोइंग एडवाइस। अब मॉडल वर्ब अभी मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ब हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यस, यहाँ पर एडवाइस के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार हमें अपने डेंटिस्ट का विजिट करना चाहिए। शुड आएगा ना, शुड मतलब यहाँ पर चाहिए। इसी को हम लोग, इसलिए हम शुड को कहते हैं दिस इज कॉल्ड मॉडल ऑफ एडवाइजेबिलिटी, जो एडवाइस देता है। देखो, आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये डुअल डायरेक्टर मुश्किल लगता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप वॉइस कर सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर। इसमें वॉइस है, नरेशन है, डुअल डायरेक्टेड है, स्पॉट द एरर है। अब आपको मिनिमम 2 करने आएंगे तो ये चारों मिनिमम आपको 2 करने हैं। अब आप जो 2 आसान लग रहे हैं, आप स्पॉटिंग एरर कर लो, वॉइस कर लो, आप डुअल डायरेक्टेड और वो छोड़ दो, आपका जो है क्या कह रहे हैं, नरेशन छोड़ दो अगर आपको मुश्किल लग रहा है। आपके ऊपर है कि आपको कौन से 4 टॉपिक में से कौन से ज़्यादा इजी 2 समझ में आ रहे हैं। 2 ही कर रहे हैं आपको 4 टॉपिक में से, 4 क्वेश्चन में से। मतलब ये एक क्वेश्चन है डुअल डायरेक्टेड, मतलब इनके अंदर से चॉइस नहीं है, इनके तो सारे करने पड़ेंगे। जैसा ना, अगर आपने डुअल डायरेक्टेड चुना तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, अगर आपने स्पॉट डायरेक्ट चुना तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, अगर आपने वॉइस चुना तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात?
तो ये आपका सब सेक्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक आ रहा है पैसेज, एक आता है सेक्शन सी में आता है। सेक्शन सी में 10 मार्क्स का हमारे पास आता है। इसमें भी एक ग्रामर का क्वेश्चन इंक्लूड होता है, इसको मैं बताता हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर। इसको मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 3 है, सेक्शन सी के अंदर है बेटा ये। अब ये सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कितने मार्क्स का है भाई? 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का है ये सवाल, ठीक है, 10 मार्क्स का सवाल है। ये कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज पढ़े और इन क्वेश्चंस का जवाब दें। कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं ना इसको, इसी को हम लोग जो है वो पैसेज कहते हैं। कुछ बच्चे इसको पैसेज कहते हैं और कुछ बच्चे इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। एक ही बात है, they both are same things. Read the following passage and answer the questions that follow, or make a précis of this passage and suggest a suitable title to it. और या तो पैसेज पढ़कर नीचे दिए क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, या प्रेसी बनाइए। दिस इज प्रेसी। प्रेसी हम किसे कहते हैं बेटा? प्रेसी हम लोग कहते हैं समरी, खुलासा लिखिए पैसेज का और उसको टाइटल दीजिए। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ये वाला पोर्शन कीजिए। आप इसका प्रेसी नहीं बनाइए, वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रेसी बनाना मुश्किल काम है और क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ के आंसर्स दे देना ये आसान है ना भाई? ये मेरी सजेशन है, आप बाकी प्रेसी नहीं कर सकते, दैट्स नो इशू, ठीक है। मतलब पैसेज पहले, इसके लिए क्या, पहले पैसेज आपको रीड करना पड़ेगा ठीक से। कह रहे हार्लैंड सैंडर्स, कोई शख्स है हार्लैंड सैंडर्स, वॉज बॉर्न इन द USA, अमेरिका में पैदा हुए 1890s। But his childhood wasn't a happy one. His father died when he was only 6. जब वो सिर्फ 6 साल के थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया। So his mother needed to find a job. तो उसकी माँ को तलाश करनी पड़ी एक नौकरी, एक जॉब। She went to work in a shirt factory and Harland stayed at home. Harland मतलब वही शख्स है, इनका पूरा नाम है हार्लैंड सैंडर्स। उनको एक शर्ट फैक्ट्री में जाना पड़ा, उनकी अम्मी को एक शर्ट फैक्ट्री में, और हार्लैंड घर पर रहे टू लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ताकि अपने छोटे भाई बहनों की वो देखभाल कर सके। दैट वॉज व्हेन ही फर्स्ट लर्न टू कुक, और वो पहली बार था कि उसने खाना पकाना सीख लिया। जो घर पे छोटे भाई बहन थे उनके लिए खुद खाना पकाया करते थे हार्लैंड सैंडर्स। हाँ, ये सबको पता है ये चीज़ पहले से, हाँ पहले से पढ़ा हुआ आपने। ये वही है जो हार्लैंड सैंडर्स है, दिस इज़ द कॉलोनियल सेंटर, इनको हम लोग कहते हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, ठीक है। तो उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो अक्सर सुनाई जाती है, तो वो उसमें पैसेज में डाला गया। और इस तरह का जो पैसेज होता है ये हमारे पास कहलाता है अनसीन पैसेज। मतलब शायद आपने कभी ये पैसेज कहीं पढ़ा ना हो, किसी बुक से नहीं लिया गया इसको, आपके आउटसाइड ऑफ द बुक लिया गया है। तो आपके अनसीन पैसेजेस आएंगे जो आपने शायद देखे ना होंगे इससे पहले, ठीक है। He left home and he was 12। वो उन्होंने घर छोड़ा जब वो 12 साल के थे, घर से बाहर निकले वो नौकरी की तलाश में। एंड वर्कड आउट ऑन अ नियर बाय फार्म, और पहले उन्होंने करीब के किसी खेत में खेती बाड़ी की। आफ्टर दैट ही हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉब्स एंड इन 1950 ही बिकेम अ सर्विस स्टेशन मैनेजर इन कॉर्बिन, केंटकी। वो एक मैनेजर बन के कॉर्बिन, केंटकी नाम की एक जगह में, केंटकी इज एक्चुअली सिटी ऑफ USA। तो 1950 में जो है वो एक मैनेजर लग गए। ही स्टार्टेड कुकिंग मील्स फॉर हंग्री ट्रैवलर्स हु स्टॉप्ड एट द सर्विस स्टेशन एंड सून पीपल केम ओनली फॉर द फूड। हार्लैंड मूव टू 142 सीट रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्ट्रीट। हार्लैंड बाद में 142 सीट रेस्टोरेंट में चले गए जो स्ट्रीट के उस पार था, वेयर ही कुड सर्व ऑल हिज कस्टमर। ओवर द नेक्स्ट 9 years, अगले 9 सालों में ही डेवलप्ड द सीक्रेट चिकन रेसिपी दैट मेड हिम फेमस। उन्होंने एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बनाई जिससे उन्होंने वो मशहूर हो गए। इन द अर्ली 1950s ही क्लोज्ड हिज द रेस्टोरेंट एंड डिसाइडेड टू सेल हिज रेसिपी टू अदर बिजनेस। किसी और को बेचना चाहा उन्होंने वो रेसिपी। द फर्स्ट ऑफिशियल केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC कुछ जो है ना उसकी अब शॉर्ट फॉर्म होती है, फुल फॉर्म है ये केंटकी फ्राइड चिकन, KFC इसी को कहते हैं। डिडंट ओपन अंटिल अगस्त 1950, अगस्त 1952 में पहला केंटकी फ्राइड चिकन खुला।
By 1964 there were more than 600 KFCs in North America. 1964 तक 600 से ज़्यादा KFC नॉर्थ अमेरिका में खुल चुके थे, मतलब इतने कम अरसे में. That year Sanders sold the company for $2 million. और 1964 में उन्होंने $2 million के अंदर वो बेच दिया KFC. But he continued to work as KFC's public spokesman and visited restaurant all over the world. लेकिन वो KFC के स्पोक्समैन पर्पज़ के लिहाज से काम करते रह गए और सारी दुनिया पर रेस्टोरेंट को उन्होंने विजिट किया KFC का. ही ट्रैवल एवरी ईयर अंटिल ही डाइड इन 1980 एजेड 90. हर साल वो ट्रैवलिंग करते थे, यहाँ तक 1980 में 90 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई. अब इस पिक्चर्स में KFC के उससे लोगों में उनकी जो है ना वो तस्वीर बनी होती है अगर आपने KFC के ईट किया है. देयर आर नाउ KFC's रेस्टोरेंट इन मोर देन 80 कंट्रीज़. आज 80 से ज़्यादा दुनिया के ममालिक में KFC के रेस्टोरेंट है. एंड दे सेल 2.5 बिलियन चिकन डिनर्स एवरी ईयर. 2.5 बिलियन चिकन डिनर्स वो हर साल लोगों को सर्व करते हैं. एंड द रेसिपी इज़ स्टिल अ सीक्रेट. और उसकी रेसिपी अब भी सीक्रेट है कि KFC वाले नहीं पता, असल रेसिपी किसी को भी नहीं पता इसकी. ये वो असल में लोग यूट्यूब पे डालते हैं KFC स्टाइल के चिकन बनाइए, बट बना नहीं सकते आप उसको, उनकी रेसिपी नहीं बना सकते. तो KFC रेस्टोरेंट वाले आगे नहीं बताते ना किसी और को से. हाँ खुद ही वो मेन रेसिपी सीक्रेट बाहर से ही आती है, अमेरिका से आती है इनके पास है. बाकी यहाँ पर सिर्फ वो फ्राई वगैरह करते हैं, सिंपल ऐसे ही होता है. चलो भाई ये तो हमारे हमने देखो पैसेज पढ़ लिया और हमारे दिमाग में आ गई सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है. मैंने अंडरलाइन भी कर दिया भाई, ये चीज़ें मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस पैसेज के अंदर जो बातें थी. फर्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सैंडर्स टू डेवलप हिज सीक्रेट चिकन रेसिपी. उसको अपने सीक्रेट चिकन रेसिपी को बनाने में कितना वक्त लगा. ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा, 9 years लगा. तो बस ये इसका आंसर लगा देंगे. ओवर द नेक्स्ट 9 years ही डेवलप द सीक्रेट चिकन रेसिपी. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक हम लगा देंगे. यस. नेक्स्ट है व्हाट डिड सैंडर्स डू आफ्टर ही हैड सोल्ड हिज कंपनी. कंपनी बेचने के बाद उसने क्या किया, तो यहाँ पर था ना, ही कंटिन्यूड टू वर्क एज KFC's पब्लिक स्पोक्समैन एंड विजिटेड रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सेकंड का आंसर हो जाएगा. मतलब कंपनी बेचने के बाद उसने ये किया. सी गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. इस पूरे पैसेज को एक टाइटल दे दें. हम कोई भी टाइटल इसका दे सकते हैं, जैसे मैं द स्टोरी ऑफ KFC, द जर्नी ऑफ KFC या द जर्नी ऑफ सैंडर्स, हार्लैंड सैंडर्स. इस तरह से कुछ भी, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ये हर बच्चा अलग दे सकता है डिफरेंट. जैसे मैंने द स्टोरी ऑफ KFC लिख दिया, KFC की कहानी पढ़ी हमने, इसमें कैसे बनी. ये डी जो पोर्शन है ना, ये ग्रामर से आता है. आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को आप आइडेंटिफाई कीजिए. अब रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, ईडी लगा रहे होते हैं. और इरेगुलर वर्ब जिनके फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं. अब यहाँ पर लेफ्ट है, अब इरेगुलर, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इरेगुलर वर्ब. गो, वेंट, गॉन, तो ये भी इरेगुलर हुआ ना. नीड, नीडेड, नीडेड, यस ये हमारा रेगुलर वर्ब है. स्टे, स्टेड, स्टेड, ये भी हमारा रेगुलर वर्ब है. तो इतना मुश्किल नहीं है इसको बताना, इजी है ना भाई. तो बस ये है, तो ये 10 मार्क्स का आएगा. बाकी चीज़ें रटने वाली है इसके अंदर, बाकी चीज़ें याद करने वाली है जो चीज़ें आएंगी. बस ये वो चीज़ें जिनको समझना होता है ग्रामर बेस्ड पूरे पेपर के अंदर. बाकी चीज़ें आपको याद ही करनी क्वेश्चन, वो राइटिंग में बता दूंगा आपको डिफरेंट. ठीक है, एक बार